वेलकम टू द पकोड़ा गैंग शो। नया सीजन दुग्गर कचहरी, नया कॉन्सेप्ट है, नया सीजन है, इसलिए गेस्ट जो हैं हमारे पहले बहुत स्पेशल हैं। 2 बार एक्स एमएलए रह चुके हैं उधमपुर से, बेस्ट एमएलए का अवार्ड जीत चुके हैं, रामनगर के रहने वाले हैं। प्लीज वेलकम बलवंत सिंह मनकोटिया जी। वेलकम टू द पकोड़ा गैंग शो। हम लोग नया एक सीजन लेके आए हैं, दुग्गर कचहरी, और सबसे पहले जिनके साथ स्टार्ट करने वाले हैं उनकी इंट्रोडक्शन मैं आपको दे ही चुका हूँ। वो वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, बट ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें उनका टाइम मिल गया, वो हमसे मिलने के लिए रेडी हो गए। और इलेक्शंस आने वाली हैं J&K में, मैं सीधा ही मुद्दे पे आऊँगा। और उसको लेके डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो अभी जम्मू आया हुआ था, तो सर से बात करते हैं। सर वेलकम हमारे शो पे, थैंक यू सो वेरी मच आपके टाइम के लिए। सर डिलिमिटेशन कमीशन J&K में आया हुआ था, आप उनसे मिलने गए थे, आपने अपना मेमोरेंडा भी सबमिट किया उनके पास। कैसा एक्सपीरियंस था और क्या लगता है आपको कि जम्मू के लिए कितना ही बेनिफिशियल है ये एक्सरसाइज जिस सेंसस पे हो रही है? देखिए, इससे पहले कि मैं कमीशन के रिलेटेड कुछ डिस्कस करूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जम्मू के अंदर या वैली के अंदर अक्सर ये रहता है कि हमारी सीटें कम करो, हमारी सीटें ज़्यादा करो। मेरा ये मानना है ना तो कम करने की ज़रूरत है ना बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब कम करना या बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन ऑन डिमांड ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक पैरामीटर है। जब भी आप डिलिमिटेशन कमीशन हदबंदी आयोग गठित होता है और उनके पास कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पे असेंबली की सीट्स का एरिया डिफाइन होता है, तो हम तो ये कहते हैं, हम नहीं कहते, मैं ये नहीं कहता कि जम्मू की बढ़ाओ कश्मीर की घटाओ। जो पैरामीटर्स कहते हैं उसके आधार पे जितनी जम्मू की बनती हैं जितनी कश्मीर की बनती हैं, तो वैसे करना चाहिए। और उन पैरामीटर के आधार पे जम्मू मतलब पॉजिटिव साइड है, जम्मू का प्लस पॉइंट है, क्योंकि उसमें सबसे पहले आता है आपका ज्योग्राफिकल एरिया, तो मतलब ऑलमोस्ट डबल है कश्मीर से। इसी तरीके से अगर आप देखें आर्थिक जो है, जो लोगों का आर्थिक स्थिति जो है, इकोनॉमिकल कंडीशंस, तो हमारे लोग पहाड़ी एरिया है, मोस्टली गरीबी है। फिर आप अगर कनेक्टिविटी देखें, रोड कनेक्टिविटी या डेवलपमेंट के रिलेटेड बात करें, तो सबसे ज़्यादा हमारे एज कम्पेयर टू कश्मीर। तो हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बढ़ाओ या कम करो, हम कहते हैं कि पूरा अकॉर्डिंगली, पूरा जो पैरामीटर्स हैं उसके आधार पे सीटें बनाओ। उसमें अगर आप कश्मीर में 14,000 वोट के ऊपर गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी बना सकते हो, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, वो डिज़र्व करता है। तो हमारे बहुत से एरियाज पुंछ के अंदर है, रजौरी के अंदर है, किश्तवाड़ के अंदर है, डोडा के अंदर है, रामबन है, उधमपुर है, रियासी है, कठुआ है, बहुत से एरियाज ऐसे डिजर्व करते हैं जैसे वो डिजर्व करता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरा मतलब जो नियमों के अनुसार काम होना चाहिए। रहा जो कमीशन की आने की बात, तो कमीशन के साथ हम डेफिनेटली मिले हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा उनके साथ मिलने का। मैं आप खुद की बात करूं कि एक तो ये था, जब हमें टाइम मिला था, पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साथ जो काफ़ी लोग गए थे, जम्मू के सीनियर सिटीज़न थे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, कुछ पॉलिटिकल लोग थे, कुछ एक्स MLAs थे, कुछ एक्स मिनिस्टर्स थे, कुछ एक्स मेंबर पार्लियामेंट थे। सबसे पहले ये था कि कमीशन आगे इस तरीके से उनकी टीम बैठी थी, और एटलीस्ट जो लोग बताने गए थे उनको बैठने के लिए नहीं था, उनके लिए खड़ा हो गया अपनी बात करनी थी। तो बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और हम तो चूंकि अब कमीशन को रिपीटेडली आना नहीं था, हमारे जहन में तो माइंड में ये भी बात आई कि तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे धरने पे बैठे कि ये कौन सा तरीका है आपका लोगों के साथ मिलने का। आप तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन तो हो नहीं कि आप कुर्सी पे बैठो और पब्लिक खड़ी रहे। आप हमारे लिए आए हो, तो एटलीस्ट आप हमें प्रॉपर टाइम दीजिए ना, हमें मतलब हमारे जम्मू के लोगों को,
जो जम्मू के लोग मिलने गए थे। तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने लगभग मुझे लगता है 100 से मुझे लगता है कोई 150 के करीब डेलीगेशन से जो उन्होंने 3-3.5 घंटे में फार किए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लो फिर क्या सुना होगा और क्या देखा होगा। मैंने उनको सुझाव दिया है कि ठीक है आपका बड़ा कमीशन है और आपको हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक सब कमेटी आपने बनाई है और ब्लॉक लेवल पे जब तक आप नहीं जाएंगे, क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियन XMLAs मिनिस्टर्स XMPs आए हैं वो अपना देख रहे हैं कि मुझे कौन सा एरिया सूट करता है जहाँ से ज़्यादा वोट मिलता है। मैं गया तो मुझे वो देखना है कि मुझे सूट कौन सा करता है, मुझे वो नहीं देखना है कि उनके बच्चों का फ्यूचर पहाड़ में एक आदमी बैठा है उसकी फैमिली का, उसके आने वाली जनरेशन का, उसके बच्चों का फ्यूचर के मुझे कम ध्यान है, मुझे अपना इंटरेस्ट है कि मुझे कौन सा एरिया सूट करता है। तो मैंने कहा कि आपको एटलीस्ट ब्लॉक लेवल पे आपकी टीम जाए, लोगों की सुने, आप लीडर्स की सुनने आए नहीं हो, आप लोगों की सुनने आए हो, तो लोगों की बात तभी हो सकती है। बहुत से लोग आना चाहते हैं, उनको टाइम नहीं मिला या वो पहुंच नहीं सकते हैं। आप ब्लॉक लेवल पे आपकी टीम जाएगी, फिर वहां पे जो उनका हालात है वो देखेगी और उसके बाद अगर आप रिकमेंड करोगे तो मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन अगर आप 5 स्टार होटल में इसी कमरे में बैठ के अगर आप हमारे बच्चों के मुकद्दर का फैसला करोगे तो मुझे लगता है ये हमारे साथ ज्यादती होगी। ये हमने उनको सुझाव दिया, अलग अलग सुझाव के साथ ये भी दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि ये मैच प्री फिक्स था कि वो अपने प्री नो मतलब पहले से ही, हाँ, उनके अंदाज से यही लगता था कि प्री फिक्स है। सर आपकी जो राजनीतिक पारी थी वो पैंथर्स पार्टी के साथ शुरू हुई थी और आपने जब छोड़ी थी तो कुछ रीजंस दिए थे कि मतलब मेरा कुछ फैमिली का बड़ा पर्सनल सा कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मतलब मैं ये छोड़ रहा हूँ। आप अभी भी पर्सनल रखना चाहोगे या सर कुछ पर्सनल रखना चाहूँगा? पर्सनल रखना चाहोगे जी। मैं पूछूँ, देखिए क्वेश्चन ये है कि आपका फैमिली में फॉर एग्जांपल आपका वाइफ हस्बैंड में झगड़ा होता है और वो मूर्ख लोग होते हैं जो उसको कोर्ट कचहरी में ले जाते हैं, सड़कों पे ले जाते हैं। वो अगर में आप अच्छे दिन भी रहे और बुरे भी रहे और ज़रूरी है कि आपको सड़कों में ले जाना है, तो उसको मैं पर्सनल रखना चाहता हूँ। सर एक और क्वेश्चन जो मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं, प्रोफेसर भीम सिंह जी मतलब हमारे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर भीम सिंह जी वो अब पैंथर्स पार्टी का हिस्सा हैं या नहीं है, और आपने जब से पॉलिटिकल पार्टी छोड़ी है आपके कैसे रिलेशन हैं उनके साथ? देखिए भीम सिंह जी मेरे रियल मामा जी हैं, आई नो, तो उसमें सवाल ही नहीं है कि उनके साथ हमारा रिलेशन में खटास होगी। तो भीम सिंह जी अभी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। ओके, मतलब ही इज विद द, हाँ, ही इज़ ए पार्टी प्रेसिडेंट नाउ। और मेरे रिजाइन, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था, मेरे रेजिग्नेशन के बाद वो प्रेसिडेंट बने। काफ़ी वर्कर्स ने शायद प्रेशर उनके ऊपर किया होगा कि आप जिम्मेदारी संभालो, तो रिलेशन उनके साथ बिल्कुल बढ़िया रिलेशन है, लगभग हमारी बात होती रहती है उनसे। और उनके लिए हमारे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, सबके सर, हम सबके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। सर एक वक्त था, मैं पूरा जम्मू नहीं कहूँगा बट उधमपुर और आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब उधमपुर, मानसर, चनैनी और रामनगर, इन 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पैंथर्स पार्टी का एक दबदबा था। 2002 में भी आपने बहुत सारी सीट्स जीती थी। आपके साथ ही सर एक और पार्टी आई थी कश्मीर से, सेम टाइम पे ही आए थे, जो PDP थी। आपने 4 सीट्स ली, लेकिन सर उसके बाद उस चीज़ को रिपीट नहीं कर पाए, जबकि PDP वहाँ से 4 से 14, 28 मतलब उन्होंने ग्रो ही किया है, और पैंथर्स पार्टी ग्रो क्यों नहीं कर पाई? और ये जो DDC की इलेक्शंस थी अभी लास्ट में, आते आते सब कुछ बिखर गया वहाँ पे उस टाइम तक। तो सर मतलब क्या रीजंस थे इसके पीछे? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे पार्टी की प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मेरे पास लगभग 10-12 साल रही है, और उसमें मैं ईमानदारी से ये कहना चाहूँगा कि हमने तन, मन और धन से जो बेस्ट पॉसिबल था। होता क्या कि फॉर एग्जांपल आपके जेब में 500 रुपये, आप मंदिर में जाते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे जेब में जो भी है मैं चढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं कि 450 करते हैं, 50 रुपये घर जाने का किराया रखते हैं। तो मैंने अगर 500 था तो मैंने 501 किया होगा, 499 नहीं किया है फाइनेंशियली। अगर पार्टी के लिए फिजिकली मैं 3-3, 4-4 दिन तक जैसे डोडा से पैदल चले और लाठी में आ गए, जंगलों में सोए, 3-3, 4-4 दिन पैदल चलना, मतलब कोई एरिया। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इक्का दुक्का लीडर होंगे जम्मू खित्ते के अंदर जिन्होंने ऑन फुट एरिया, वो पहाड़ी एरिया जिसमें मतलब 4-4, 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पूरा दिन पैदल लगता है, वो किया है। तो कहने का मतलब यह है कि फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली जो भी
जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता था हमने किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी थी जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो सके। तो इसलिए भी हमें एक फ़ैसला करना पड़ा कि अगर आप बार रिपीटेडली आप कोई ना कोई मतलब पब्लिक को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, रिपीटेडली नहीं कर सकते हो, तो फिर बेहतर है कि आप, क्योंकि हमारा मतलब अगर हम ओवर एंड अब सारी बात देखें तो हमारा मकसद तो ये है कि हम पब्लिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, पब्लिक के बेनिफिट के लिए क्या कर सकते हैं। लीडर तो वही हैं जो पब्लिक के काम, तो जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे पहुँचे ही नहीं, सरकार का हिस्सा नहीं बन पाए प्रॉपर तरीके से, और आप इलेक्ट नहीं हो पाए, तो फिर आप पब्लिक तो आपके पास उसी तरीके से आती है जैसे आप एमएलए थे वैसे आती है, तो लेकिन आप उनके लिए कुछ कर नहीं पाते हो। तो इसलिए हमने फैसला किया कि अब हमें थोड़ा सा कोई चेंज करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है, और हमने पार्टी से इसी वजह से त्याग पत्र दिया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैंने कहीं कोई कमी छोड़ी है और आगे नहीं बढ़ पाए। हमने एज ए प्रेसिडेंट जो बेस्ट पॉसिबल था किया, लेकिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आए, तो हम बैक फुट पे आए। जब से ये इलेक्शंस की हवा चल रही है कि JNK में वापस इलेक्शंस होने वाले हैं, तब से एक और र्यूमर है मार्केट में, मतलब ये र्यूमर है, आई एम नॉट श्योर कि ये इसमें कितना र्यूमर ये है कि आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। हाँ, देखिए अब बेसिकली क्या होता है कि जब मैं एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ा था तो मैं छोटा सा एक उधमपुर में 4 मित्रों के साथ मेरा रिलेशन था, 10, 20, 50, 100 मित्र थे, उनसे रिलेशन था, तो वहीं पे चर्चा होती थी। जब एमएलए बन जाओ तो आपका विधानसभा क्षेत्र में थोड़ा पॉपुलर हो जाता है, और फिर जब आप पूरे एरिया में घूमते हो तो थोड़े बहुत लोग ज़्यादा जानने लगते हैं, तो स्टेट लेवल पे लोग थोड़े बहुत जानते हैं। तो उस वजह से हर आदमी अपने अपने घर में कोई ना कोई मतलब क्यास लगाए बैठा होता है कि कोई कहता है जी अबे आम आदमी पार्टी है, कोई बीजेपी है, कोई कांग्रेस है, कोई बीजेपी मतलब कोई भी कुछ कहते हैं अपनी पार्टी है, कुछ वापसी का है। तो अब किसी का मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते, तो लोगों को जो अच्छा लगता है उनको कहने का अधिकार है। मतलब अगर कल को एक डोगरा फ्रंट बनता है जिसमें लोकल या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी रीजनल पार्टीज जो हैं यहाँ की, वो इकट्ठे होकर कुछ ऐसा डोगरा फ्रंट बनाते हैं, क्या आप उसका हिस्सा बनना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है इसमें, अगर आप आफ्टर 47 जम्मू कश्मीर के इतिहास के ऊपर नज़र करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी रीजनल पार्टीज़ बनी हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे PDP है, या पैंथर्स पार्टी थी, या और कुछ, जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन एज़ कम्पेयर टू इंडिया बाकी स्टेट्स डिफरेंट है, जब तक यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को केंद्र का सपोर्ट नहीं होगा, वो पार्टी किसी भी सूरत में ग्रो नहीं कर सकती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी है तो कांग्रेस ने तैयार किया उसको। ओके। जैसे मतलब 75 में शेख अब्दुल्ला जेल से निकले, उनके पास मतलब कुछ भी नहीं था, एक भी MLA नहीं था, तो उनको बगैर MLA की इलेक्शन लड़े उन्होंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दे दी, कांग्रेस ने कुर्सी छोड़ी और उनको चेयर पे बिठा दिया। तो यानी कि अगर PDP की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको तैयार किया, अगर आज अपनी पार्टी की बात करें तो BJP ने तैयार किया है। तो जम्मू के अंदर केंद्र की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू की पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि जम्मू सभी के लिए बैटल फील्ड है, चाहे BJP है, चाहे कांग्रेस है, चाहे और कोई पार्टी है नेशनल लेवल पे, उन सभी के लिए बैटल फील्ड जो है वो जम्मू है। इसलिए वो जम्मू की ग्राउंड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल पे है वो खोना नहीं चाहती और किसी को देना नहीं चाहती, और कश्मीर में किसी न किसी पार्टी की सपोर्ट लेके वो मतलब नेशनल लेवल पे, हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। सर हम लोग पहले वाले सीजन्स में भी मतलब हम लोग ऐसे ही कन्वर्सेशंस कर चुके हैं। इस बार ये डुग्गर कचहरी का मतलब ये है कि 1 से 2 क्वेश्चंस जो हैं वो जो व्यूअर्स हैं हमारे, हम लोग जैसे लोगों के साथ टच में रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो कुछ बच्चे हैं या फिर आप बड़े भी कह सकते हैं, उन्होंने आपके लिए 1-2 क्वेश्चंस भेजे हैं। मैं प्ले कर सकता हूँ आपके? हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। सर पहला क्वेश्चन आपके लिए,
अनिरुद्ध। हेलो सर, मेरा नाम अनिरुद्ध है। आई बिलोंग टू उधमपुर, करंटली वर्किंग इन गुड़गांव। मेरा आपसे सवाल ये था, वाई पैंथर्स पार्टी हैज़ ऑलवेज बीन लाइक रिवॉल्विंग अराउंड हर्षदेव जी, भीम सिंह जी एंड मोस्टली यू। मतलब इट्स बिन लाइक 30 years सिंस इट्स एग्जिस्टेंस, तो अभी तक ये नया फेज क्यों नहीं ला पाई है पैंथर्स पार्टी में? और मेनली हाउ योर नेपोटिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द नेपोटिज्म ऑफ एनसी, पीडीपी एंड कांग्रेस? हाँ जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, इनका जो क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है। एक तो मैं इनको जानकारी देना चाहूँगा कि पार्टी 30 नहीं 40 ईयर की पार्टी हो गई है। नंबर 2 कि जो नेपोटिज्म की इन्होंने बात करी, तो वो भी एक कारण था कि हम स्टेप डाउन हुए हैं। कि सभी को लगता है कि घर के 4 लोग इकट्ठे हुआ और पार्टी बना ली और इनका ही चलता है हम लोग। और उसके लिए मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था जब मैंने रिज़ाइन किया। तो कोई भी आदमी अपने रिकग्नाइजेशन ख़त्म नहीं करना चाहता। प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है और ऑफिशियली आपके पोस्ट है और जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकग्नाइज करता है। तो ये भी एक कारण था कि क्यों नहीं, और मेरा बड़ी बार पार्टी में ये सुझाव था कि क्यों नहीं हम और जो मतलब फैमिली के बाहर जो लोग हैं उनको क्यों नहीं लाएं हम। और अक्सर इसके ऊपर हमारी बहस चलती थी पार्टी के अंदर, क्यों हम 3-4 लोग क्यों। भीम सिंह जी ठीक है, भीम सिंह जी का पार्टी बनाई है ठीक है, लेकिन उनके बाद मतलब ये क्वेश्चन अनिरुद्ध का तो बिल्कुल जायज़ है कि एक भतीजा आ गया, एक भांजा आ गया, एक मामा आ गया और 3 लोगों की पार्टी आ गई और उसके बाद बड़बनी भाई आ गए। तो ये भी एक कारण था कि जिसमें मैं स्टेप डाउन हुआ हूँ। तो मतलब अब और लोगों को वहाँ पे वही ना। एक और कॉलर है, उन्होंने भी अपना क्वेश्चन भेजा होगा। 2 ही क्वेश्चन हैं उनके। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए सर। मेरा नाम अजय है, मैं चिनैनी से हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि इफ़ वी लुक एट डीडीसी इलेक्शंस, आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस और अप्रोच काफ़ी अच्छी थी, पर आप उन ऑप्टिक्स को ग्राउंड सीट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए। क्या आपको लगता है कि पार्टी छोड़ने के बाद आप बीजेपी या आईएनसी के इलेक्शंस मशीनरी को हरा पाएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान को अपनी बात कहने का, डेमोक्रेटिक तरीके से कहने का अधिकार है और लीडर की जिम्मेदारी है, जो अपने आप को लीडर मानता है, कि उस बात को सुने और उसका जवाब दे। बिल्कुल अजय की बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, डीडीसी के इलेक्शन में भी हमने मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाया और इनका भी कहना दुरुस्त है कि हमने मतलब कोई गांव नहीं छोड़ा होगा, कोई दिन नहीं छोड़ा होगा। सुबह 4 बजे निकलते थे, रात को 12 बजे पहुंचते थे। मैं खुद विजिबल, मतलब खुद क्या कहते हैं उसको, खुद देखा हुआ है मेरा, क्या खुद सी द इन्फ्लुएंस, कितनी मेहनत की जा रही है जी। तो बाकी रही इनका जो क्वेश्चन है कि आप हरा पाओगे या नहीं। देखिए जब पब्लिक का ओपिनियन बनता है ना, पब्लिक ओपिनियन जब बना लेती है ना, फिर उनके लिए मैटर नहीं करता है कि कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि पब्लिक का ओपिनियन बनेगा और पब्लिक ये समझेगी कि वो लोग जो ग्राउंड पे काम करते हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि देश के अंदर मेजॉरिटी जो बिजनेसमैन हैं वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं और मेजॉरिटी पॉलिटिशियन बिजनेसमैन बन गए हैं। तो जब आप 2 काम करेंगे तो आपका ध्यान 2 तरफ बटा रहेगा। हम तो बचपन से, कॉलेज से ही फुल टाइम पॉलिटिक्स में हैं, तो ये ज़रूरत है नेशनल लेवल पे। ये कोई उधमपुर की या जम्मू कश्मीर की बात नहीं है कि लीडर जो होगा, क्योंकि आज की डेट में आपका एमएलए जो होता है, मतलब उसकी सैलरी तो छोड़िए, उसकी जो पेंशन है, मतलब आज की डेट में एमएलए की पेंशन जो जैसे सेकंड टर्म हमारा है 70-72 हज़ार रुपये घर बैठे आपको मिलता है। और फिर उसका जब अकाउंटेबल तो आप हो ना, आप आप जिसके लिए आपको मिलती है तो उसके लिए कम से कम आपको काम करना है। तो आप काम नहीं करके घर में बैठोगे और फिर बिजनेस करोगे तो अनफॉर्चुनेट है। तो मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं, और मुझे लगता है कि इसके लिए कानून बनना चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर का कोई भी बिजनेस में कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए। सैलरी उनकी 10 रुपये ज़्यादा बढ़ा लो, आप पेंशन उनकी ज़्यादा बढ़ा लो, लेकिन नो क्वेश्चन ऑफ बिजनेस। क्योंकि जब व्यापारी आदमी, बिजनेसमैन आप पॉलिटिक्स में आ गया तो पॉलिटिक्स को बिजनेस के तरीके से ही डील करेगा। उसके लिए गरीब आदमी, एक करोड़पति आदमी है, उसके लिए गरीब आदमी आ जाएगा, उसको क्या मैटर करेगा, उसके घर में उसकी मजबूरी क्या है, उसको भिखारी समझ के भिगा देगा। लेकिन उसके लिए तो वोटर तो चाहे गरीब है,
चाहे करोड़पति है, लेकिन वोट तो दोनों को एक ही वोट डालने का अधिकार है ना, तो दोनों की रिस्पेक्ट बराबर होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन जब बिजनेसमैन आ गए, बड़े पैसे वाले आ गए, सरमाएदार लोग आ गए, तो वो गरीब आदमी को बिल्कुल मतलब उसको समझते ही कुछ नहीं है। और जो उनके पास अच्छा आदमी आ गया, जिसके पास वाइट कॉलर भला आ गया, तो उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, गरीब आदमी को नहीं मिलेगी। तो इसलिए मेरा ये मानना है, और अजय जी का बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आने वाले समय में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ग्राउंड पे काम करते हैं। जैसे अब कोविड की सेकंड वेव है, हमारा हॉस्पिटल में लगातार लंगर फ्री चला। कोविड वार्ड के अंदर कोविड पेशेंट यहाँ पे हैं, हम 2-2, 3-3 घंटे उन पेशेंट्स के साथ उनको इनकरेज करने के लिए जाते थे। फिर उसके बाद जो पॉजिटिव आते थे उनके घर में जाके, जब भाई को नहीं मिलता था कि एक भाई पॉजिटिव है और नेगेटिव है, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के कमरे में नहीं जाता था, उस समय हम फॉगिंग लेके, मेडिकल किट लेके और उसके घर के कमरे के अंदर जाके उसको इनकरेज करते थे कि डोंट वरी, कुछ नहीं है आपको। तो हमने ग्राउंड पे काम किया है, तो ग्राउंड पे काम किया है, तो लोग रिकग्नाइज आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, पूरा भरोसा है हमें। मैं इस बात पे आने वाला था सर कि आपने लीड किए एग्जाम्पल से, ये कोविड की सेकेंड वेव में आपने स्टैंडर्ड सेट किए, उसके बाद बहुत सारे और भी लोगों की नींद खुली। जी बिल्कुल, उनको भी लगा कि नहीं। आप अगर रिकॉर्ड देखें ना, जब से मैंने स्टार्ट किया, चाहे फर्स्ट वेव होगी चाहे सेकंड होगी, उसके बाद जम्मू के अंदर हो, जम्मू कश्मीर मतलब जम्मू प्रोविंस के अंदर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उसके बाद ही स्टार्ट हुआ, उसके बाद ही स्टार्ट हुआ, चाहे किसी ने। और अच्छा है, मुझे खुशी है कि हम किसी न किसी के काम आए, हम सारे लीडर आए। लेकिन शुरुआत हमने पहली वेव में हमने शुरुआत की, और उसके बाद शुरुआत हुई नेक्स्ट, और दूसरी वेव में हमने शुरुआत की। इस बात में मैं कह रहा हूँ, डोगरा क्रांति दल जो है, उनकी जो एफर्ट रही है इस कोरोना वाले, बेस्ट पार्ट ये था कि आपके चाहने वाले और आपके ओपोनेंट्स इस बात से कोई भी डिनाई नहीं करता है कि आपने ये शुरुआत जो की, इससे बहुत सारे लोगों की आंखें खुली, बहुत सारे लोग हेल्प करने को आए, और अल्टीमेटली गोल वही था कि लोगों तक हेल्प पहुंचनी चाहिए। हम खुद आपसे इंस्पायर हुए सर, हम लोगों ने खुद जो कुछ भी किया कोविड वाले टाइम पे, जम्मू में बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने किया है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, कुछ लोगों ने स्पेशली आपकी फर्स्ट वेव में काम देख के लोगों ने अपने एनजीओ रजिस्टर कराए कि हम सेकंड वेव में आके हम भी मतलब सीख के कुछ वैसा कर पाए। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बट मतलब ऐसा हुआ है। एंड सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। उसके लिए सर एक क्वेश्चन है, वो मैं पढ़ के पूछूंगा आपसे। श्योर सर, ये भी क्वेश्चन एक्चुअली किसी ने भेजा था, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी डिस्टॉर्टेड थी उसमें कि मैंने कहा आप मुझे लिख के भेज दें, मैं आपके तौर पे पूछ लूँगा। वो कहते हैं, आप एक यंग, एनर्जेटिक और बहुत आर्टिकुलेट लीडर हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी लोगों से कनेक्ट करने की? आपके पैकेज में क्या नया है कि यूथ और बाकी लोग आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे आगे आने वाली किसी भी असेंबली इलेक्शन में? देखिए, इसमें सबसे पहला है कि मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि मैं बाई नेचर आई एम नॉट ए पॉलिटिकल लीडर, बाई नेचर आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट। मेरे ब्लड में जो है सोशल एक्टिविस्ट है, मतलब सोशल काम करने की भावना है। तो हमारा जो रिश्ता है अपने लोगों के साथ, अगर मेरा कोई भी स्टेज के ऊपर या छोटे ग्रुप के अंदर किसी भी साथी के साथ अगर मेरी डिस्कशन हो, डिबेट हो, भाषण तकरीर हो, तो मैंने कभी भी लोगों को ये नहीं कहा कि आप वोटर हैं और मैं आपका लीडर हूँ। मैंने हमेशा कहा कि हम एक परिवार का हिस्सा हैं, हम सारे एक परिवार का हिस्सा हैं, और उस परिवार के नाते मेरी जिम्मेदारी, आपने मुझे उस परिवार का हेड बनाया है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी समय कोई समस्या होगी तो बलवंत आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका बेटा बनके हमेशा आपके अंग संग खड़ा आपको मिलेगा। तो एक सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमारा मैं ये दिल से कहता हूँ कि मैं लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, और यही वजह है कि लोग भी हमें उतना प्यार करते हैं, लोग भी हमें उतना ही प्यार करते हैं, हम उससे भी डबल करते हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और पॉजिटिव हमारी पॉजिटिवनेस जो है ना, हम नेगेटिव नहीं सोचते किसी के बारे में भी। मुझे पता है कि ये आदमी किसी पार्टी का है, मेरे पास काम करवाने आया है, बाहर जाके दो मेरे लिए उल्टा सीधा बोलेगा, लेकिन मैं उसको ना नहीं करता हूँ, और मैं पॉजिटिव और ना नहीं करता हूँ, फॉर्मेलिटी नहीं करता हूँ, अपने दिल से जो बेस्ट पॉसिबल है उसके लिए करता हूँ। तो पॉजिटिव और लोगों के साथ जो प्रेम है, जो परिवार का रिश्ता है, वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है।
और वही स्ट्रेंथ हमें आगे लेके जाएगी। सर फैमिली की बात हुई है तो लीविंग पॉलिटिक्स असाइड, हाउ इज बलवंत सिंह मनकोटिया जी एज अ फादर? आप अपने मतलब बच्चों के पेरेंट टीचर मीटिंग में जा पाते हैं? और एज ए हस्बैंड आप मैम के साथ मतलब कोई शाम को कहीं घूमने के लिए ये वाला वक्त निकाल पाते हैं आप अपनी फैमिली? कैसे डील करते हैं सब चीज़ के साथ सर इतनी बिजी लाइफ में? देखिए, एक तो मैं आज तक कभी पेरेंट मीटिंग में नहीं जा पाया हूँ, मैडम जाते हैं हमेशा। दूसरा ये है कि मैं जब 8th में था, मेरा बेसिकली जो मेरी होम टाउन है वो रामनगर है, रामनगर का कगोट गाँव है, और मेरी जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी है दैट इज़ रामनगर। तो मेरा जो गांव का स्कूल था वो 8th तक था। तो 9th के लिए जब मुझे रामनगर टाउन में जाना था या उधमपुर में आना था, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं उधमपुर में आऊँ। और 8वीं तक, 8वीं का बच्चा आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि 8वीं तक मैं अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ रहा हूँ। उसके बाद मैं फैमिली के साथ रहा ही नहीं, मुझे फैमिली कल्चर मेरा रहा ही नहीं है, मेरा फ्रेंड कल्चर रहा है, फ्रेंडशिप कल्चर रहा है। मैं हमेशा, मैं अगर आज MLA हूँ तो दैट्स बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स। कि मैं मतलब 96 में इलेक्शन लड़ने वाला और 600 वोट लेने वाला, और फिर यहाँ पे मतलब 2002 में उन्हीं लोगों ने 25,000 वोट दिया। तो ये मेरे सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने ये सारा सिस्टम चलाया मेरा आगे। तो फैमिली कल्चर में मुझे कभी रहने का 8th के बाद मौका ही नहीं मिला। वो मुझे कोविड में थोड़ा मौका मिला है, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप ज़्यादा घूम नहीं सकते। इवन कि हम तो हॉस्पिटल में जब लंगर था पिछली बार भी, आना जाना सैनिटाइजर टनल थे, लेकिन उसमें भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी कि हम गांव में जाने के लिए तो जा भी सकते थे, पूछने के लिए बीच में जाते भी थे, लेकिन उसमें क्या था कि जब आप गांव में जाओगे 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आप गाइडलाइंस का वायलेट करोगे तो फिर वो गलत है। तो इसलिए लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में जब से फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव में भी ज़्यादा भारी रहे, फर्स्ट वेव में जो जिसको कहेंगे 7-8 महीने हैं, वो पहली बार एक मौका है कि जिसमें मैं फैमिली के साथ रहा हूँ। मुझे परिवार लगा है कि मैं परिवार का हिस्सा हूँ और परिवार को टाइम दिया है। ये कोविड पे, चलो जी कोविड जी का उस हाँ किसी रीजन के लिए जी जी कोविड को भी बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोई भी चीज़ आती है ना, उसको हम नेगेटिव क्यों लें? हर चीज़ में कुछ ना कुछ अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिवनेस भी है। सर एक और चीज़ आपके बारे में जो लोग शायद जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, कि जब आपने 2002 में ओथ ली थी तो यू वर द फर्स्ट वन, आप पहले थे जिन्होंने डोगरी में लोकल हमारी जो मातृभाषा है उसमें वो शपथ ली थी। ये सही बात है सर? जी बिल्कुल दुरुस्त है। चूँकि मैं मेंटली तैयार होके गया था कि मुझे डोगरी में ओथ लेनी है MLA बनने से पहले। मतलब MLA बनने से 2-4 साल पहले ही मैं अपने आप को तैयार कर चुका था कि अगर नहीं मैं MLA बनूंगा और उसके बाद मैं ओथ डोगरी में लूँगा, और उसके लिए मैं लीगली, मेंटली भी प्रिपेयर था और कानूनी तरीके से भी प्रिपेयर था। तो मुझे याद है कि उस टाइम हमारे उनकी डेथ हो गई बेचारों की। प्रो टर्म स्पीकर ओथ दिलाने के लिए मिस्टर जरगर थे, PDP के थे वो, क्योंकि सीनियर मोस्ट थे तो सीनियर मोस्ट को उस दिन ओथ दिलाने के लिए जो भी सीनियर मोस्ट लेजिस्लेटर होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है। तो जब मैं गया तो मैंने उनको कहा कि मैं तो डोगरी में ओथ लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी, इसके बगैर तो हम ओथ दिला नहीं सकते आपको। तो उनके साथ काफ़ी हमारा बहस हुआ और फाइनली मैंने कहा ठीक है, आप जम्मू कश्मीर संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बुक मंगवाइए और उसका पेज नंबर फलाना निकालिए। और उसमें ये लिखा था कि उसमें लिखा था, हमारे जो कानून है उसमें लिखा है आज भी कि कोई लेजिस्लेटर ये कहता है कि मेरी हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट नहीं है तो वो अपनी मातृभाषा में ओथ ले सकता है। तो उनका कंपल्शन था, कानून के बाहर तो जा नहीं सकते थे। फिर उनके पास बहाना था कि हमारे पास फॉर्मेट तैयार नहीं है, कि हमारे पास फॉर्मेट तो 3 ही है। तो मैंने कहा मैं घर से लेके आया हूँ। तो उस टाइम वो पहला मौका था। और मुझे याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस जैसी जो न्यूज़पेपर थे उनके फ्रंट पेज में बॉक्स में आया था कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ JNK वन टुक ओथ इन द डोगरी लैंग्वेज। वो उसका कारण ये था कि आप लखनपुर क्रॉस करते हैं तो हमारी रिकग्नाइजेशन कश्मीर से होती थी, कि जम्मू कश्मीर नहीं, कश्मीर मतलब कश्मीर और कश्मीरी स्पीकिंग लोग हैं, कश्मीरी असेंबली है, कश्मीरी भाषा बोलने वाले लोग हैं,
कश्मीरी कल्चर यहाँ तो मतलब भूल ही गया था लोगों को कि डोगरा भी जो असली मालिक डोगरा हैं तो वो तो भूल ही गया था। तो मुझे लगता है उसकी वजह से उनको ये लगा कि ये कश्मीरी बोलने वाले लोग और कश्मीर स्टेट है और वहाँ पे कोई दूसरी लैंग्वेज में भी कोई एमएलए बात कर सकता है। तो मुझे याद है कि मतलब ऑलमोस्ट जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर थे नेशनल लेवल पे उनमें फ्रंट न्यूज़ लगी थी। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर 2002 में हमने डोगरी सर में मतलब आपको मज़ा आता है एग्जाम्पल सेट करने में या अपने आप हो जाती है? मैं ज़्यादा प्लान नहीं करता हूँ लाइफ, क्योंकि प्लान तो ये आप प्लान करते रहते हो और भगवान की प्लानिंग अलग होती है, वो मैच बड़ी कम होती है। आपकी प्लानिंग अलग होती है, भगवान की अलग होती है। और जब वो मैच नहीं होती है तो आप टेंशन में रहते हो, परेशानी में कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो भगवान ने किस तरीके से, हाँ कर्म करना आपकी जिम्मेदारी है, काम करते चलो, हार्ड वर्क करो। और गीता में लिखा है कि फल की इच्छा मत करो। और जो ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, छोटी नहीं है कि अब आप आए, आपको मैंने पानी का गिलास पिलाया तो मैं आपके घर में जाऊंगा, आप पानी नहीं पिलाएंगे तो मेरे घर में, मेरे माइंड में तो ये बात हमेशा घुसी रहेगी, यार मैंने तो उसका इतना इज्जत किया था और उसने तो पूछा नहीं, तो बेवकूफ़ हूँ मैं। हो गया, आपने चाय पी, मैंने आपके पास पी, हो गया तो भूल गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम हमेशा जो काम करते हैं उसका रिजल्ट चाहते हैं, और जब रिजल्ट मिलता नहीं है तो सबसे बड़ा परेशानी का कारण ये है। थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया, आप हमारे शो पे आए। आप मतलब आज सीरियसली आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ना जब भी मतलब पहले एपिसोड्स करते हैं, फर्स्ट किया, सेकंड किया, एक सीज़न किया, दूसरा सीज़न किया, आज मैं कह सकता हूँ कि आज हमने ना स्टेप अप कर लिया उससे, आज हम एक स्टेप और ऊपर आ गए उससे। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हमारे अगले गेस्ट के साथ। थैंक यू सो वेरी मच। शेयर करो लोगों के साथ, जो उन्होंने बोला वो लोगों को भी बताओ, और मिलते हैं जल्दी। बाय।